हाय दोस्तों, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसी यूनिट में हम लोग को पढ़ना है कुछ और स्पेशल ट्रांजिस्टर के बारे में। यहाँ पे एक ब्रीफ में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टोकपलर। तो ऑप्टोकपलर क्या होता है? इसी को बोलते हैं ऑप्टो आइसोलेटर। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो क्या करता है, अगर दो सर्किट एक दूसरे से आइसोलेटेड है, एक दूसरे से एक कहीं यहाँ पे रखा है, एक अलग रखा है, इस दोनों के बीच में क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फ्लो करा सकता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फ्लो करा सकता है। एन ऑप्टोकपलर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल सिग्नल बिटवीन टू आइसोलेटेड सर्किट। दो आइसोलेटेड सर्किट के बीच में क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फ्लो करा सकता है यूजिंग लाइट। लाइट का यूज करके क्या कर सकता है, यहाँ पे एक सर्किट है, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सर्किट है और एक यहाँ पे एक सर्किट रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, इसमें कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। तो ऑप्टोकपलर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस सर्किट में इस फ्लो करा सकते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको हम इसमें फ्लो करा सकते हैं यूजिंग लाइट। An optocoupler prevents higher voltage from affecting receiving the signal। इस पे जो सिग्नल आ रहा है, इस पे सिग्नल बढ़ रहा है, ये क्या करता है, इसको हाई वोल्टेज से, ऑप्टोकपलर इस पे हाई वोल्टेज ज़्यादा स्ट्राइक ना करे, हाई वोल्टेज इस पे ना है इस सिग्नल पे, उससे भी ऑप्टोकपलर क्या करता है, इस डिवाइस को हाई वोल्टेज से भी बचाता है। तो ये स्मॉल सा ब्रीफ था ऑप्टोकपलर के बारे में कि ये दो आइसोलेटेड सिग्नल के बीच में बाय यूजिंग लाइट क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फ्लो करा सकता है। दूसरा है हमारे पास फोटो ट्रांजिस्टर। फोटो ट्रांजिस्टर, तो देखिए ये ट्रांजिस्टर के जैसा ही होता है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाता है। फोटो ट्रांजिस्टर इज ए 3 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस विच हैज लाइट सेंसिटिव बेस रीजन। इसमें भी 3 रीजन होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, इमीटर, बेस और कलेक्टर। लेकिन इसमें जो बेस रीजन होते हैं, यानी कलेक्टर और बेस का रीजन होता है, वो लाइट सेंसिटिव होता है, यानी वो लाइट को सेंस कर सकता है। इट कैन सेंस द लाइट व्हेन वी स्ट्राइक द लाइट ऑन द बेस कलेक्टर रीजन। द बेस सेंसेस द लाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड फ्लोज द करेंट बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर रीजन। तो देखिए इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो मेरा सिंपल सा जो बीजेटी ट्रांजिस्टर है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे मेरा ये क्या है, एक बीजेटी है, ये है इमीटर, ये है बेस और ये है कलेक्टर। तो इसके कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा हम क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं कि यहाँ पे बेस और कलेक्टर जंक्शन है, यहाँ पे एक होल्स बना देते हैं, यहाँ पे एक होल बना देते हैं और उस पे लेंस फिट कर देते हैं, उस पे लेंस फिट कर देते हैं ताकि इस पे हम क्या कर सके, लाइट को स्ट्राइक कर सके, लाइट को स्ट्राइक कर सके। तो इसमें भी 3 रीजन देखने को मिल रहा है। ये तीनों रीजन क्या होगा, इस पे बेस रीजन क्या है, लाइट सेंसिटिव है, ये बेस वाला, बेस और कलेक्टर के बीच के जंक्शन है, ये लाइट सेंस कर सकता है। द बेस सेंसेस द लाइट एंड कन्वर्ट इनटू द करेंट विच फ्लोज बिटवीन द कलेक्टर एंड इमीटर। तो ये क्या करेगा, इस पे लाइट जब स्ट्राइक करेगा उसको सेंस करेगा, उसको क्या करेगा, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके इमीटर और कलेक्टर के बीच में फ्लो कराएगा। ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन हुआ। चलिए इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। तो आपको बता चुके कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसका बहुत ही सिंपल सा कंस्ट्रक्शन होता है। जैसे हम एक ट्रांजिस्टर को बनाते हैं वैसा ही ट्रांजिस्टर लेते हैं, वैसा ही इसको बनाते हैं।
यहाँ पे एक काम क्या करते हैं, ये बेस और कलेक्टर रीजन के बीच में, बेस और कलेक्टर जंक्शन पे एक होल्स क्रिएट कर देते हैं ताकि ये लाइट को सेंस कर पाए। यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए, इट कंसिस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोटो ट्रांजिस्टर इज क्विट सिमिलर टू द ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर। जो मेरा बीजेटी ट्रांजिस्टर है उससे थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन डिफरेंट होता है। और डिफरेंट कहाँ पे हमको देखने को मिलता है, ये मान लीजिए ये इमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। वो यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्शन पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे बेस और कलेक्टर रीजन के बीच में हम क्या करते हैं, एक होल्स क्रिएट कर देते हैं, एक होल्स बना देते हैं और उसमें लेंस को फिट कर देते हैं। इसको भी हम क्या करेंगे, सिलिकॉन से बनाएंगे या जर्मेनियम से बनाएंगे। इसको बनाने के लिए जो मटेरियल यूज करेंगे वही सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज कर लेंगे। और ए स्मॉल होल इज मेड ऑन द सरफेस ऑफ कलेक्टर बेस जंक्शन फॉर प्लेसिंग द लेंस। द लेंस फोकसेस द लाइट ऑन द सरफेस। तो यहाँ पे हम क्या किए, कलेक्टर बेस पे यहाँ पे एक होल्स क्रिएट कर दिए और इस पे लेंस फिट कर दिए। अब जब ये लेंस फिट कर दिए तो हम जब लाइट को चाहेंगे तो इस पे फोकस कर सकते हैं, इस जंक्शन पे लाइट को फोकस कर सकते हैं। तो यहाँ से लाइट को इस जंक्शन पे फोकस करेंगे तो ये जंक्शन क्या होगा, जंक्शन ब्रेक होगा। जैसे जैसे इसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा ये जंक्शन ब्रेक होगा, और जो जंक्शन जब ब्रेक होगा तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर जनरेट होंगे और उससे क्या होगा, फिर करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। चलिए वर्किंग देखते हैं। ये इसका सिंबल है, जैसे ट्रांजिस्टर होता है वैसे ही इसका सिंबल बना देते हैं, लेकिन सिर्फ डिफरेंस इतना दिखाते हैं कि इस पे लाइट स्ट्राइक करते हुए दिखा देते हैं। ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है, नॉर्मल जो मेरा बीजेटी ट्रांजिस्टर होता है उसका सिंबल है, और इस पे हम क्या करते हैं, लाइट को स्ट्राइक करते हुए दिखा देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, फोटो ट्रांजिस्टर का सिंबल हो जाता है। चलिए वर्किंग की बात करते हैं। When the light was striking on the material, the light enters into the base region of photo transistor। तो जब जहाँ पे है, यहाँ पे हम क्या बनाए हैं, यहाँ पे ले लिए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यहाँ पे लेंस फिट किए हुए। जब यहाँ पे हम लाइट को क्या करते हैं, स्ट्राइक कराते हैं इस बेस और कलेक्टर रीजन पे, तो ये क्या करेगा, इस जंक्शन को ब्रेक करेगा। जंक्शन ब्रेक करेगा तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे और वो बेस से कलेक्टर की ओर या इमीटर की ओर मूव करेंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। और वो करंट क्या होगा, इमीटर और कलेक्टर के बीच में फ्लो करना शुरू कर देगा। तो यही इसका वर्किंग है। देखिए the light enters into the base region of the phototransistor and the electron hole pairs generate. The generation of electron hole pairs mainly occurs into the reverse biasing। तो यहाँ पे हम जो नॉर्मल जब ट्रांजिस्टर को एम्पलीफाई करते हैं तो जो इनपुट साइड का जंक्शन होता है उसको फॉरवर्ड बायस में रखते हैं। तो मान लेते हैं ये एन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर ले ली, तो इसको क्या करना है, हमको फॉरवर्ड बायस में करना है। तो एन को क्या कर दिए, पॉजिटिव टर्मिनल से, और निगेटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। और सॉरी, यहाँ पे निगेटिव को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। चलिए इसकी फॉरवर्ड बायसिंग कर लेते हैं। छोटा सा बना लेते हैं, NPN, इमीटर बेस कलेक्टर। तो ये है N, तो निगेटिव टर्मिनल से और पॉजिटिव टर्मिनल से इसको किए P,
और इसको रिवर्स बायस में करना है तो P को निगेटिव टर्मिनल से और N को पॉजिटिव टर्मिनल से। तो यहाँ पे जो बेस और कलेक्टर जंक्शन है इसी पे हम लेंस फिट किए हुए हैं और ये क्या है रिवर्स बायसिंग में, इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जेनरेट होंगे जब लाइट स्ट्राइक करेंगे तो वो रिवर्स बायस सिचुएशन में होंगी, क्योंकि रिवर्स बायस जंक्शन पे हम क्या कर रहे हैं लाइट को स्ट्राइक कर रहे हैं, तो रिवर्स बायस जंक्शन में ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होंगे। और जब ये हम यहाँ पे हम जब इस बीजेटी को या कोई भी डायोड को या पीएन टाइप मटेरियल को हम जब पीएन जंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे जंक्शन क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में क्या होगा बेस रीजन में करेंट फ्लो करना शुरू कर देगा। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड causes current in the base region. The base current injected the electrons in the emitter region and therefore current flow between the emitter and collector. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है जब हम कोई भी यहाँ पे जब जंक्शन क्रिएट होता है तो जंक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होंगे उसके मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर क्या इधर मूव करना चाहेंगे, उसके मूवमेंट के कारण क्या होगा इस बेस रीजन में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा और ये बेस रीजन अब इमीटर और कलेक्टर के बीच में फ्लो करेगा। तो ये है सिंपल सा इसका वर्किंग फोटो ट्रांजिस्टर का। देखिए इसका एप्लीकेशन कहाँ करते हैं। The photo transistor is widely used in electronic device like smoke detector. स्मोक को डिटेक्ट करने के लिए फोटो ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। इंफ्रारेड रिसीवर, जो हम लोग टीवी को चलाते हैं या एलसीडी को चलाते हैं उस रिमोट में लाइट को सेंस करने के लिए वहाँ पे हम क्या लगाते हैं फोटो ट्रांजिस्टर लगाते हैं। सीडी प्लेयर में इसको इस्तेमाल करते हैं लाइट को सेंस करने की। यहाँ पे लाइट को सेंस करने की बात आए तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं फोटो ट्रांजिस्टर को यूज कर सकते हैं। तो ये था फोटो ट्रांजिस्टर। अब हम बात करेंगे यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में। तो अभी तक हम जितने भी ट्रांजिस्टर पढ़े बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पढ़े थे, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पढ़े थे बीजेटी। फोटो ट्रांजिस्टर भी क्या था एक बीजेटी ट्रांजिस्टर ही था, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर मीन्स इसमें जो करेंट कंडक्शन होगा दोनों चार्ज कैरियर के कारण होगा। ड्यू टू बोथ चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स करेंट कंडक्शन इज डन। तो यहाँ पे हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में जो करेंट का कंडक्शन होता था दोनों चार्ज कैरियर के कारण इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों चार्ज कैरियर के कारण होता है। लेकिन वहीं यूजेटी ट्रांजिस्टर में यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर इसमें जो करेंट का कंडक्शन होता है सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है, यानी जो चार्ज कैरियर मेजर होंगे उसी के कारण करेंट का कंडक्शन होगा। तो जब हम चैप्टर स्टार्ट किए थे ट्रांजिस्टर तो उस समय बताए थे कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या है और यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या है। तो यहाँ पे यूनिपोलर की हम बात नहीं कर रहे हैं, पहले बात करेंगे यूनि जंक्शन की। यूनिपोलर होता है FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो पहले हम यूनिपोलर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं यूनि जंक्शन की बात कर रहे हैं। यूनि जंक्शन मतलब यूनि मतलब वन एंड जंक्शन मीन्स द कनेक्शन ऑफ P and N टाइप मटेरियल कॉन्टेक्ट सरफेस। तो हम अभी तक पढ़े बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें जो जंक्शन क्रिएट होता था 3 लेयर था, यहाँ पे 3 लेयर थे तो कितने जंक्शन क्रिएट हो सकते थे 3 जंक्शन क्रिएट हो रहे थे यहाँ पे, सॉरी 2 जंक्शन क्रिएट हो रहे थे, एक इमीटर और बेस के बीच और एक कलेक्टर और बेस के बीच।
तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन क्रिएट होता है, दो जंक्शन होता है, यानी दो डायोड हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, दो डायोड वहाँ पे हम डायोड के सिंबल के रूप में उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे यूनि जंक्शन, यूनि मतलब वन, जंक्शन मीन्स क्या, जंक्शन बन रहा है वहाँ पे, इसलिए इसका नाम दिए हैं यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, क्योंकि इस ट्रांजिस्टर में एक ही जंक्शन फॉर्म होने वाला है, पी और एन टाइप मटेरियल के बीच में एक ही जंक्शन फॉर्म होने वाला है। तो जंक्शन एक कब बनेगा, जंक्शन एक कब बनेगा, हमको लेयर कितना लेना होगा सेमीकंडक्टर मटेरियल का, दो लेयर लेंगे तभी हम, एक पी टाइप और एक एन टाइप का, तभी एक जंक्शन होगा। 3 लेयर लेंगे तो दो जंक्शन बनता था। तो यहाँ पे हमको दो टाइप के मटेरियल लेने होंगे यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए दो लेयर लेने होंगे तभी एक जंक्शन पॉसिबल होगा। तो चलिए यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल 2 लेयर सॉलिड स्टेट स्विचिंग डिवाइस। ये क्या है, इसमें दो लेयर होंगे, इसमें दो लेयर होंगे। चलिए यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे इसमें दो लेयर होंगे। दो लेयर कहने का मतलब दो टाइप के मटेरियल यूज करेंगे, एक पी टाइप के और एक एन टाइप के, यानी जो सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करेंगे उसके दो रीजन लेंगे, लेकिन टर्मिनल कितने निकालेंगे, 3 टर्मिनल निकालेंगे। तो टर्मिनल की बात करें तो यूजेटी ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होता है और लेयर कितना होता है, 2 लेयर होता है। हमको 2 लेयर से 3 टर्मिनल निकालना है, तो यानी एक ऐसा लेयर होगा जिससे हमको 2 टर्मिनल निकालना होगा, एक ऐसा लेयर होगा जिससे हमको 2 टर्मिनल निकालना होगा। इसको सॉलिड स्टेट स्विचिंग डिवाइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको स्विच की तरह ज़्यादा यूज करते हैं, इसको स्विच की तरह ज़्यादा यूज करते हैं यूजेटी को। चलिए, इट्स 2 लेयर आर पी एन एन टाइप, 3 टर्मिनल्स आर बेस 1, बेस 2 एंड इमीटर। तो टर्मिनल का नाम जरूर याद रखिएगा, टर्मिनल का नाम जरूर याद रखिएगा कि ये यूजेटी ट्रांजिस्टर में टर्मिनल के नाम क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो दो मटेरियल यूज करें, एक पी टाइप का और एक एन टाइप का मटेरियल यूज करें, लेकिन टर्मिनल हमको क्रिएट करना है 3। तो पहला टर्मिनल है बेस 1, यहाँ पे 2 बेस है, एक बेस 1 और एक बेस 2, और तीसरा टर्मिनल क्या है, इमीटर। तो ऐसे आप इस टर्मिनल को याद रखिएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि यूजेटी में जो टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल के नाम क्या क्या होते हैं। इसको डबल इंडेड बेस भी बोला जाता है क्योंकि इसमें 2 बेस है, 2 बेस टर्मिनल है, इसलिए इसको डबल इंडेड बेस भी बोलते हैं। इट हैज 2 बेस टर्मिनल, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डबल बेस डायोड बोल सकते हैं, डबल इंडेड डायोड बोल सकते हैं। सिंस इट हैज ओनली 1 पीएन जंक्शन हेंस द नेम यूजेटी। इसका नाम यूजेटी क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक हमको एन टाइप का मटेरियल यूज करना है, एक पी टाइप का मटेरियल यूज करना है। तो एन और पी के बीच कितना जंक्शन, एक जंक्शन फॉर्म हो सकता है, इसलिए बोले हैं यूनि जंक्शन, 1 जंक्शन इससे निकाल सकते हैं। तो चलिए इससे 3 टर्मिनल निकालेंगे हम। 2 लेयर हो गया, एक एन टाइप का और पी टाइप का। तो ये जो एन टाइप का हम लेंगे लार्ज रीजन लेंगे, बहुत बड़ा एरिया लेंगे इसका, और पी टाइप का स्मॉल रीजन लेंगे। साथ ही ये भी याद रखिए कि एन टाइप का जो मटेरियल लेंगे वो लाइटली डॉप होगा, उसमें डॉपिंग कम किए रहेंगे, उसमें डॉपिंग कम किए रहेंगे। और पी टाइप का जो मटेरियल होगा वो हाईली डॉप्ड होगा और स्मॉल रीजन होगा, हाईली डॉप्ड होगा और स्मॉल रीजन होगा। तो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसको बनाने के लिए 2 मटेरियल यूज किए, एक एन टाइप और एक पी टाइप। एन टाइप का लार्ज एरिया लिए और वो क्या है, लाइटली डॉप्ड है, उसमें डॉपिंग कम है। और पी टाइप की बात करें तो पी टाइप क्या है, स्मॉल रीजन लिए उसका, और वो हेवली डॉप्ड है, यानी उसमें डॉपिंग क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो चलिए कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं।
इट कंसिस्ट ऑफ ए लाइटली डॉप्ड बिग एन टाइप मटेरियल। एन टाइप मटेरियल का बिग रीजन इस्तेमाल करेंगे और वो क्या होगा, लाइटली डॉप्ड होगा। एंड ए स्मॉल पीस ऑफ हेवली डॉप्ड पी टाइप मटेरियल, जो पी टाइप का मटेरियल यूज करेंगे उसका स्मॉल रीजन लेंगे और वो क्या होगा, हेवली डॉप्ड होगा। द एन टाइप एंड पी टाइप मटेरियल हैज द एन टाइप मटेरियल है टू टर्मिनल। यहाँ पे जो मटेरियल क्या है, दो टाइप का। यहाँ पे एन टाइप का बड़ा रीजन, पी टाइप का छोटा रीजन, ये लाइटली डॉप्ड, ये हेवली डॉप्ड। अब ये एन टाइप मटेरियल हम भी अभी बोले कि यहाँ पे 3 टर्मिनल है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी एक रीजन से हमको 2 टर्मिनल निकालना होगा। तो यहाँ पे जो लाइटली डॉप्ड मटेरियल है जिसका बिग रीजन ले रहे हैं उससे हम क्या करेंगे, 2 टर्मिनल निकाल देंगे, उसका नाम दे देंगे बेस 1 और बेस 2। तो यहाँ एन टाइप मटेरियल से 2 टर्मिनल निकाले, एक को बोल दिए बेस 1, एक को बोल दिए बेस 2, 2 बेस हमारे पास हो गए। और यहाँ पे पी टाइप से जो हेवली डॉप्ड है उससे एक टर्मिनल निकालेंगे, उसको नाम दे दिए इमीटर, उसको नाम दे दिए इमीटर। एक चीज यहाँ पे और भी ध्यान दीजिएगा कि जो पी रीजन यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, यहाँ पे पी रीजन बनाए हैं, इसको एकदम मिडिल में नहीं बनाना है, इसको यहाँ पे एकदम मिडिल में नहीं बनाना है, किसी एक से करीब बनाना है, किसी एक टर्मिनल के करीब बनाना है। ये डिवाइस ये सिमेट्रिकल, कंस्ट्रक्शन सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए, यानी इसको बीच से फोल्ड करें तो आधा आधा नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए इसको क्या करेंगे, जो पी टाइप मटेरियल है, पी टाइप रीजन है, किसी एक बेस के, किसी एक टर्मिनल के करीब बनाएंगे ताकि सिमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ना हो। The junction is usually located close to the base 2 than base 1 so that device is not symmetrical। हम यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे जो इमीटर टर्मिनल है पी टाइप रीजन उसको बेस 2 के करीब बना लिए हैं। आप इधर भी बना सकते हैं, बेस 1 के करीब भी बना सकते हैं। तो हम क्या किए, यहाँ पे बेस 2 के करीब बना लिए हैं अपने इमीटर टर्मिनल को, ताकि डिवाइस क्या हो, सिमेट्रिकल नहीं हो। देखिए सिमेट्रिकल हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, बिकॉज सिमेट्रिकल यूनिट डज नॉट प्रोवाइड ऑप्टिमम इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक फॉर ए मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन। क्योंकि अगर डिवाइस सिमेट्रिकल हो जाए तो उसको हम ज़्यादा यूज नहीं कर पाएंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा, उसका एप्लीकेशन उतना वाइड नहीं रह जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, एन टाइप का बिग रीजन लिए हैं, लाइटली डॉप्ड है, पी टाइप का स्मॉल रीजन लिए हैं, हेवली डॉप्ड है, एन टाइप से 2 टर्मिनल निकाले हैं, बेस 1 और बेस 2। बेस 1 को B1 बोल दिए, बेस 2 को B2 बोल दिए। एन टाइप मटेरियल से क्या निकाले, एक टर्मिनल इमीटर निकाले, ये है इमीटर। अब इस पी टाइप मटेरियल को हम क्या किए हैं, बोले कि आपको सिमेट्रिकल डिवाइस नहीं बनाना है, किसी एक टर्मिनल के नियरर बनाना है, तो एकदम बीच में ना बनाकर हम यहाँ पे क्या बना दिए, बेस 2 के नज़दीक बना दिए। तो ये इसका हो गया कंस्ट्रक्शन, ये इसका हो गया कंस्ट्रक्शन। अब इसके वर्किंग को समझने से पहले इसके कुछ पैरामीटर को समझते हैं, इसके कुछ पैरामीटर को समझते हैं। पहले इसका सिंबल देखिए, तो इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, इसका सिंबल ऐसा होता है। ये है इमीटर, एक बेस 2, एक बेस 1। ऐसे करेंट को यहाँ पे इंटर करते हुए इस टर्मिनल पे दिखा देना है, यहाँ पे इसको डायरेक्शन दे देना है, इमीटर टर्मिनल पे डायरेक्शन रहेगा हमेशा। अब देखिए इंटरनल मॉडल, इसका इंटरनल मॉडल। तो देखिए यहाँ पे कितने जंक्शन फॉर्म हो रहे हैं, पहला बात कितने जंक्शन फॉर्म हो रहे हैं, तो हमारे पास एक जंक्शन बन रहे हैं। तो जब एक जंक्शन बनता है, एक जंक्शन को कैसे ट्रीट करते हैं, एक डायोड की तरह ट्रीट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मतलब एक डायोड का कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है। तो यहाँ पे इसलिए क्या बना दिए, एक डायोड बना दिए। और ये दो टर्मिनल, एक बेस 1 एक बेस 2, बेस 1 और बेस 2, इसके बीच का रेजिस्टेंस मान लिया कुछ रेजिस्टेंस है। इस इमीटर और बेस 1 के बीच रेजिस्टेंस है उसको बोल दिए RB1, और इमीटर और बेस 2 के बीच जो रेजिस्टेंस है उसको बोल दिए RB2। ये है इसका इंटरनल मॉडल। ये जो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बनाए यूजेटी का, इसका इंटरनल मॉडल है। कैसे बनाए, यहाँ पे देखिए एक जंक्शन फॉर्म हो रहा है इमीटर और एन टाइप रीजन के बीच, तो यहाँ पे एक डायोड बना दिए। जहाँ पे जंक्शन फॉर्म होता है डायोड बना सकते हैं, पी और एन रीजन, तो डायोड बना दिए। ये है इमीटर टर्मिनल। और यहाँ पे दो टर्मिनल है, एक बेस 1 और एक बेस 2। इस दोनों के बीच में इसका इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच जितना रेजिस्टेंस ऑफर होगा उस रेजिस्टेंस को बता दिए, और इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच जितना रेजिस्टेंस ऑफर होगा उसको यहाँ पे दिखा दिए। तो ये हो गया इसका इंटरनल मॉडल, ये हो गया इसका इंटरनल मॉडल। अगर आप इसके वर्किंग को इंटरनल मॉडल से समझेंगे तो एकदम इजी में समझ पाएंगे। चलिए यूजेटी पैरामीटर की बात करते हैं। यूजेटी पैरामीटर की बात करते हैं। तो पहला पैरामीटर है RBB नॉट, RBB नॉट। तो यहाँ पे इंटरनल मॉडल कुछ ऐसा है, ये डायोड है, ये इमीटर टर्मिनल, यहाँ पे एक डायोड फॉर्म हुआ है, ये बेस 2 और ये बेस 1। तो देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, RBB नॉट क्या है, इस बेस 1 टर्मिनल और बेस 2 टर्मिनल के बीच के रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, RBB नॉट। इट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल B1 एंड B2। RBB नॉट क्या है, B1 और B2 के बीच जितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो है वो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब चलिए B1 और B2 के रेजिस्टेंस के निकालने से के बाद हम क्या किए, मान लिए इमीटर और बेस 1 के बीच का रेजिस्टेंस है RB1, ये इमीटर टर्मिनल और बेस 1 के बीच का रेजिस्टेंस है RB1, और इमीटर टर्मिनल और बेस 2 के बीच का रेजिस्टेंस है RB2। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों कनेक्शन सीरीज में दिख रहे हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस B1 और B2 के बीच दिखा ले तो क्या है, ये सीरीज में दिख रहे हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, इस दोनों को सीरीज में जोड़ देंगे तो हमको RBB नॉट मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे एज्यूम किए हैं if RB1 is the resistance of the bar from the emitter E to base 1, इमीटर E और बेस 1 के बीच के रेजिस्टेंस को हम ये एज्यूम किए हैं RB1, और इमीटर और बेस 2 के बीच के रेजिस्टेंस को हम RB2 एज्यूम किए हैं, और ये दोनों सीरीज में है इसलिए यहाँ पे RBB नॉट क्या हो जाएगा, RB1 प्लस RB। तो ये पहला पैरामीटर हुआ कि ये दो टर्मिनल, जो दो बेस टर्मिनल है उसके बीच के रेजिस्टेंस को हम क्या बोले, RBB नॉट। चलिए इसका कुछ टाइपिकल मान भी लेते हैं। इसका टाइपिकल जो मान लेते हैं 4 किलो ओम से 10 किलो ओम के बीच में हम लेते हैं, यानी RBB नॉट जो होता है उसका हम वैल्यू कितना लेते हैं, 4 किलो ओम से 10 किलो ओम के बीच में होता है। चलिए दूसरा पैरामीटर, पहला पैरामीटर था RBB नॉट, दूसरा पैरामीटर यहां पे लिख लीजिएगा इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो, स्टैंड ऑफ यहाँ पे रेशियो, इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। तो यूजेटी का दूसरा पैरामीटर है वो क्या है, इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। तो इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं ईटा से, डिनोट करते हैं ईटा से, इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। इट इज द रेशियो ऑफ RB1 टू द RBB नॉट। ये क्या है, RB1 RBB नॉट के बीच का क्या है, रेशियो है।
तो हम ईटा क्या एज्यूम कर रहे हैं, ये वाला V2 V1, ये इमीटर, ये RB2, ये RB1। तो यहाँ पे B1 है, तो हम ईटा को क्या डिफाइन कर रहे हैं, ये जो RB1 है यानी इमीटर और बेस 1 के बीच का रेजिस्टेंस, इसका रेशियो RB1 का रेशियो किसके साथ, RB1 और RB2 के सम के साथ, RB1 और RB2 के सम के साथ। तो इसका इसके साथ रेशियो लिए RB1 और RB2 के सम के साथ रेशियो लेंगे तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो यानी ईटा। तो ईटा देखिए क्या हो गया, RB1 अपॉन RB1 प्लस RB2 को हम क्या बोले हैं, RBB नॉट बोले हैं, RBB नॉट। तो ये है इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। इसका जो रेंज लेते हैं 0.4 से 0.8 तक, 0.4 टू 0.8 तक हम इसका रेंज लेते हैं इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ का रेशियो, यानी RB1 और RB1 प्लस RB2 का रेशियो का हम जो लेते हैं रेशियो, वो रेशियो कितना होना चाहिए, 0.4 टू 0.8 रेंज होना चाहिए। तो चलिए हम पैरामीटर को समझ गए, दो पैरामीटर RBB नॉट और इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। तो चलिए अब इसके वर्किंग को समझते हैं कि UJT वर्क कैसे करता है। तो यहां तक आपको नोट करने हैं, चलिए वर्किंग बताते हैं। तो देखिए यहां पे कंस्ट्रक्शन बनाए हैं, P टाइप N टाइप, ये बेस 2 बेस 1, अब क्या किए, बेस 1 और बेस 2 को हम क्या कर दिए, रिवर्स बायस में यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई कर दिए, VBB अप्लाई कर दिए हैं। बेस 1 और बेस 2 के बीच हम क्या किए, एक वोल्टेज सोर्स, एक बैटरी लगा दिए हैं VBB, और यहाँ पे दो टर्मिनल इमीटर और बेस 2 के बीच कोई सप्लाई अभी अप्लाई नहीं किए हैं। तो थोड़ा इसका इंटरनल मॉडल देखिएगा, वो कैसे बताए थे, ये डायोड है, यहाँ पे B2, यहाँ पे B1, ये है इमीटर। तो इसको तो हम ओपन रखें, यानी यहाँ पे कोई वोल्टेज हम अप्लाई नहीं किए, मतलब अप्लाई किए तो वेरिएबल वोल्टेज अप्लाई किए, वेरिएबल बैटरी, यानी उसको जीरो पे रखें, उसको जीरो पे रखें। और यहाँ पे हम क्या लगाए हैं, VBB, बेस 1 और बेस 2 के बीच पोटेंशियल अप्लाई किए हैं VBB। तो अब यहाँ पे देखिए RB1 के क्रॉस आप पोटेंशियल फाइंड कीजिए, RB1 के क्रॉस VBB का कितना वोल्टेज आएगा RBB1 के क्रॉस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा देंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल, तो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो वोल्टेज अप्लाई करें वो RB1 और RB2 के क्रॉस है। तो इसमें क्या होगा, सीरीज कनेक्शन है, तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगाइए, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाइएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा। मान लेते इसके वोल्टेज को बोल दिए V2, RB1 और RB2 के वोल्टेज बीच का वोल्टेज, इमीटर है ये RB1, इमीटर और बेस 2 के बीच के वोल्टेज को हम क्या बोल दिए V2। अब इस V2 को कैलकुलेट कीजिए। तो वोल्टेज डिवीजन रूल में क्या, जिसमें वोल्टेज निकालना रहता है उसको ऊपर रखते हैं, तो RB2 को ऊपर रख दीजिए, सॉरी यहाँ पे B1 बेस नीचे है, ये B1 हम नीचे एज्यूम किए हैं B1 टर्मिनल को, इसलिए RB1 होगा। तो चलिए ये B2 है यहाँ पे, तो जो हम कॉन्फ़िगरेशन लेके चले हैं वहीं एज्यूम करके बनाए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हमको निकालना है
पोटेंशियल निकालना है किसके बीच का, इस इमीटर और B1 के बीच का, इमीटर और ग्राउंड के बीच के हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पे जो रिवर्स बायस वोल्टेज VB अप्लाई कर रहे हैं उस पर लगाइए आप वोल्टेज डिवीजन रूल। तो हमको निकालना है रेजिस्टेंस RB1 के क्रॉस पोटेंशियल निकालना है। तो RB1 को ऊपर रखेंगे अपॉन RB1 प्लस RB2, यानी जिसके क्रॉस हमको वोल्टेज निकालना रहता है उसको ऊपर रखते हैं, नीचे जो दोनों सीरीज में रहता है उस दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। और जो वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, कौन सा वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे ये वोल्टेज अप्लाई किए, VBB अप्लाई किए। तो VBB जो डिवाइड हो रहा है उसको क्या यहाँ पे हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं, तो VBB हो जाएगा। तो V2 जो वैल्यू आया, यानी इसके और इसके क्रॉस जो वैल्यू आया वो क्या आया, RB1 प्लस RB2 इंटू VBB। और RB1 और RB1 प्लस RB2 को हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक स्टैंडर्ड रेशियो, यानी इट्टा और VBB, इट्टा VBB। तो ये V2 कितना के बराबर आ गया, यानी हम यहाँ पे जो पोटेंशियल आ रहा है, इसके बीच जो पोटेंशियल आ रहा है वो इट्टा VBB आ रहा है। यानी यहाँ पे जो पोटेंशियल इस दोनों टर्मिनल के बीच में आ रहा है, V2 जिसको बोले, वो कितना आ रहा है, इट्टा VBB, इट्टा VBB का इट्टा टाइम्स वैल्यू वहाँ पे आ रहा है। तो चलिए अब वर्किंग को समझते हैं, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि ये वोल्टेज को हम कैसे फाइंड किए हैं। पहले तो क्या किए हैं, यहाँ पे रिवर्स बायस में वोल्टेज अप्लाई कर दिए हैं दोनों बेस 1 बेस 2 के टर्मिनल के बीच, और इसका हम जो इमीटर और बेस 1 के बीच जो निकाले हैं वोल्टेज, वो कितना आया है, इट्टा VBB, इमीटर और बेस 1 के बीच इस VBB का इतना पार्ट आ गया। तो चलिए, व्हेन इमीटर सप्लाई वोल्टेज इज टर्न डाउन टू 0, यानी यहाँ पे इमीटर वोल्टेज को हम क्या रखे हैं, 0 रखें, यानी इसको ओपन रखें। द इंट्रिंसिक स्टैंड अप वोल्टेज VBB रिवर्स बायसेस द इमीटर डायोड। तो यहाँ पे जो रिवर्स बायस में यहाँ पे अप्लाई किए हैं, इसका इतना पार्ट इंट्रिंसिक स्टैंड अप इट्टा इंटू VBB जो अप्लाई किए हैं, इसको क्या रख रहा है, इस डायोड को रिवर्स बायस में रख रहा है। चलिए फिर से बना लेंगे। द इंट्रिंसिक स्टैंड अप वोल्टेज VBB reverse biases the emitter diode. If VB is the barrier potential of the diode, then total voltage VA plus VB। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे एज्यूम कर लिए हैं इस डायोड, ये डायोड है यहाँ पे। इंटरनल मॉडल में देखिए तो ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे आपको जंक्शन फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे एक डायोड फॉर्म हो रहा है, जैसा कि आपको इंटरनल मॉडल में बताए हैं। तो जब इस पे कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किए और यहाँ पे एक रिवर्स बायस वोल्टेज VBB अप्लाई कर दिए, VB अप्लाई कर दिए, तो इस VBB का इट्टा इंटू VBB इस दोनों टर्मिनल के बीच में एपियर हो रहा है। अब यहाँ पे डायोड है, तो ये डायोड को क्या रख रहा है, रिवर्स बायस। ये निगेटिव टर्मिनल है यहाँ पे, तो निगेटिव टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाई किए हैं, तो ये डायोड क्या रहेगा, ये जो वोल्टेज अप्लाई किए उसके कारण क्या रहेगा, रिवर्स बायस में रहेगा, क्योंकि इसके एनोड पे कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं किए, कोई भी बैटरी के टर्मिनल को कनेक्ट नहीं किए, कोई भी वोल्टेज नहीं दिए, तो ये क्या रहेगा, रिवर्स बायस में रहेगा, नॉर्मल रिवर्स बायस में। तो इस डायोड के अक्रॉस कितना रिवर्स बायस वोल्टेज अपियर हो रहा है, ये वाला पार्ट इतना रिवर्स बायस में। और एक रिवर्स बायस केस में डायोड का बैरियर पोटेंशियल भी होता है VB। जब हम लोग डायोड पढ़ रहे थे, PN जंक्शन डायोड, तो उस समय बताए थे कि जब
डायोड का कोई एक क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल होता है, यानी इसको फॉरवर्ड बायस में हमको लाना है डायोड को, तो इसके एनोड पे इतना से ज़्यादा वोल्टेज हमको अप्लाई करना पड़ेगा, VB से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक तो ये रिवर्स बायस वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल है, बैरियर वोल्टेज है। एक दूसरा पहले, ये तो पहले से है, और इस पर हम कितना अप्लाई करें, इतना ईटा VB और रिवर्स बायस में अप्लाई कर रहे हैं। ये भी रिवर्स बायस में है, ये भी रिवर्स बायस में, तो टोटल रिवर्स बायस वोल्टेज क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दिए, इसलिए टोटल रिवर्स बायस वोल्टेज इसको बोल दिए हैं VA, बैरियर पोटेंशियल VB, और ये जो B1 के क्रॉस जो ये ईटा VB आ रहा है इसको बोल दिए हैं VA, इसको बोल दिए हैं VA। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल अप्लाई करे उसका कितना पार्ट इमीटर और बेस 1 के बीच आ रहा था, एपियर हो रहा था, उसको बोले VA, उसका वैल्यू निकाल के हम आपको दिखाए वोल्टेज डिवीजन रूल से, वो कितना आया, ईटा VB, और ये एक तो बैरियर पोटेंशियल है। तो टोटल रिवर्स बायस वोल्टेज कितना एपियर हुआ, एक VB प्लस VA, VA प्लस VB, ये टोटल रिवर्स बायस वोल्टेज हो गया, VA प्लस VB। तो VB को क्या लिख दिए, VB, और यहाँ से VA आपको कैलकुलेट करके दिखाए वोल्टेज डिवीजन रूप से, वो कितना आया, ईटा VB, ईटा VB। VB डिवाइड हो रहा था RB1 के क्रॉस, RB1 प्लस RB2, यही आ गया था मेरा ईटा VB। तो टोटल रिवर्स बायस वोल्टेज अब कितना हम अप्लाई कर दिए, टोटल रिवर्स बायस वोल्टेज कितना अप्लाई कर दिए, VB प्लस ईटा VBB, VB प्लस यानी बैरियर वोल्टेज प्लस जो वहाँ पे रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसका ईटा टाइम्स ये रिवर्स बायस में एपियर हो गया। अभी यहाँ पे हम कोई सप्लाई नहीं कनेक्ट किए थे, कोई भी टर्मिनल यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं अप्लाई किए थे इमीटर के बीच। चलिए, तो यही सारा कंडीशन आ रहा था जब यहाँ पे कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किए थे और यहाँ पे VB अप्लाई कर रहे थे, तो इसका इतना पार्ट यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे जो डायोड फॉर्म हो रहा था उसका जो बैरियर पोटेंशियल था, यानी टोटल रिवर्स बायस इतना वोल्टेज एपियर हो रहा है। तो अगर हमको इस डायोड को यानी इस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस वोल्टेज में करना है, तो ये वोल्टेज जब नहीं अप्लाई किए रहते तो क्या करना पड़ता, हमको VB से ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करते तो क्या होता, ये फॉरवर्ड बायस में होता, फॉरवर्ड बायस में चला जाता। लेकिन अब रिवर्स बायस में ईटा VB और ऐड हो गया है। तो अगर हमको इसको फॉरवर्ड बायस में करना हो, अगर फॉरवर्ड बायस में करना हो तो फॉरवर्ड बायस में यहाँ पे जो इमीटर पे जो एनोड है उस पर कितना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, इतना से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। ईटा VB प्लस VB से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कीजिएगा यहाँ पे तो क्या होगा, तब ये जंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में जाएगा। अभी रिवर्स बायस में, तो अभी 0 वोल्टेज अप्लाई किए, टोटल इतना रिवर्स बायस वोल्टेज है। और ये डायोड रिवर्स बायस वोल्टेज है, इसलिए कारण जब रिवर्स बायस में होता है कोई भी डायोड तो क्या फ्लो करता है, ड्यू टू मैग्नेटिक चार्ज कैरियर लीकेज करंट फ्लो करता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो करता है। तो इस इमीटर में IE0 फ्लो कर रहा होगा अभी, क्योंकि इस पर कोई वोल्टेज नहीं अप्लाई किए और ये रिवर्स बायस में है, तो रिवर्स बायस में क्या होगा, लीकेज करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे लीकेज करंट भी फ्लो कर रहा है। अब चलिए, अब इस पे हम क्या कर रहे हैं, एक बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं, बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे है, अब इस पे एक बैटरी टर्मिनल को लगा दिए, वेरिएबल बैटरी, यानी इसके हम वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। यहाँ तो VB अप्लाई है पहले से, यहाँ पे बैटरी अप्लाई की, तो हमको इसको अगर इस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में लाना है तो E जो अप्लाई कर रहे हैं उसको ग्रेटर रखना होगा कितना से, VB प्लस ईटा VB से ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बैटरी को कनेक्ट कर दिए और इसको धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, इस बैटरी के पोटेंशियल को, बैटरी के वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो एक ऐसा पोजीशन आएगा जब यहाँ पे VE जो VE अप्लाई किए हैं, VE वो इक्वल हो जाए VB के और ईटा VB के।
तो जब हम यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई करें धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, जो इतना के इक्वल हो जाएगा, तो डिवाइस मेरा क्या रहेगा, न तो फॉरवर्ड बायस में रहेगा अभी और न रिवर्स बायस में रहेगा। तो ये जंक्शन न तो अब फॉरवर्ड बायस में होगा और न रिवर्स बायस में। तो इस समय न तो फॉरवर्ड बायस करंट फ्लो करेगा और न रिवर्स बायस करंट फ्लो करेगा, क्योंकि रिवर्स बायस जो था उसको हम क्या कर दिए, कैंसिल आउट कर दिए। तो इस समय अब डायोड में जब VE इतना के बराबर हो गया न, तो इधर का जो पोटेंशियल था इधर और इधर का जो पोटेंशियल था दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। यानी इस साइड का पोटेंशियल, जंक्शन के इस साइड का पोटेंशियल और जंक्शन की इस साइड का पोटेंशियल, दोनों का लेवल क्या हो गया, सेम हो गया, दोनों पोटेंशियल सेम हो गए। तो क्या दोनों साइड से किधर भी करंट फ्लो करेगा, नहीं। करंट फ्लो करने के लिए क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो दोनों साइड का पोटेंशियल क्या है, इक्वल है, इसलिए यहाँ पे अब कोई करंट ना फ्लो कर रहा होगा। जो पहले से IE0 फ्लो कर रहा था वो अब क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा, वो अब फ्लो करना बंद कर देगा। अब चलिए, अब और थोड़ा वोल्टेज को इंक्रीज किए, VE को और इंक्रीज किए। तो जब और इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इतना से ज़्यादा हो जाएगा, VE ज़्यादा हो जाएगा इतना से। तो एनोड पे अब हम क्या कर दिए, एनोड पे यानी मतलब इस जो डायोड यहाँ पे ऐसे फॉर्म हो रहा था, इसके एनोड पे ज़्यादा वोल्टेज कैथोड से अप्लाई कर दिए। तो अब डायोड मेरा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। अब डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा और इस तरह फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट इमीटर में फ्लो करना शुरू कर देगा। तो यही तो हमको करना था, ये कंडक्ट कैसे कर रहा है, अपना ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर रहा है, वही तो हमको दिखाना था। तो इस तरह ये ऑपरेशन में अब मेरा डिवाइस आ जाएगा। तो ये जिस वोल्टेज के VE के जिस वोल्टेज पे अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा उसको बोल दिए VP, उसको बोल दिए VP। तो यहां से आपको ये नोट करने हैं। अब देखिए, जैसे ही ये V वोल्टेज इंक्रीज करेगा, N ईटा VB प्लस ईटा VBB से इंक्रीज करेगा, हमारा क्या हो रहा है, डिवाइस कंडक्ट करना शुरू कर दे रहा है। और उसको हम इस वोल्टेज को यहाँ पे VE के जिस वोल्टेज पे ये क्या कर रहा है, कंडक्ट करना शुरू कर रहा है, उसको बोल रहे हैं पीक पॉइंट वोल्टेज VP। तो यहाँ से देखिए, दिस वैल्यू ऑफ इमीटर वोल्टेज VE इज कॉल्ड पीक पॉइंट वोल्टेज इज डिनोटेड बाय VP। एट VE इज इक्वल टू VP द इमीटर करंट IE स्टार्ट टू फ्लो थ्रू RB1 टू ग्राउंड। अब क्या हो जाएगा, VP कौन सा वोल्टेज होगा, VE का वो वैल्यू होगा जो इतना से ज़्यादा होगा और डिवाइस मेरा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा और कंडक्ट करना यहाँ से इधर से जाके इधर ग्राउंड में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। इमीटर से RB1 के थ्रू ग्राउंड में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो ये था इसका वर्किंग में पहले क्या किए, यहाँ पे हम रिवर्स बायस में वोल्टेज अप्लाई किए, यहाँ पे रिवर्स बायस में VB वोल्टेज अप्लाई किए। VB के कारण इसके बीच और इसके बीच जितना वोल्टेज अपीयर हो रहा था वो निकाल दिए इमीटर और RB-1 के बीच। और यहाँ पे डायोड फॉर्म होता उसका रिवर्स बायस वोल्टेज VB था, तो टोटल रिवर्स बायस वोल्टेज VE प्लस इसका जितना भाग अपीयर हो रहा था वो हो जाएगा। और इसको ओपन रखे हैं तो यहाँ इसके कारण क्या होगा, लीकेज करंट फ्लो कर रहा होगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम वोल्टेज अप्लाई करने लगे और उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करते चले गए। तो जब जितना रिवर्स बायस वोल्टेज था उससे ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंडक्ट करना शुरू कर देगा और उस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, पीक पॉइंट वोल्टेज VP।
ये वाला फिगर है इसके इंटरनल मॉडल का, इंटरनल मॉडल का यह फिगर है। यहाँ पे भी ये है, इस पॉइंट को ए मान लिए हैं, इसके बीच भी ए अपेयर हो रहा है, इसका इतना पार्ट यहाँ पे अपेयर हुआ और ये भी है, दोनों को सम किए, टोटल रिवर्स बायस वोल्टेज अपेयर हुआ। तो यहाँ पे इतना से ज़्यादा वोल्टेज अब आपको अप्लाई करना पड़ेगा, प्लस भी इधर इतना वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। चलिए इसका एप्लीकेशन कहाँ पे करते हैं, यूजेटी का एप्लीकेशन क्या है, इसको हम रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर की में यूज करते हैं। आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में ऑक्सीलेटर के बारे में पढ़ना है तो वहाँ पे पढ़ेंगे रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर, बाईस्टेबल ऑक्सीलेटर में पढ़ते हैं, स्विचिंग थायरिस्टर, सेमी सिलिकॉन कैथोड रेक्टिफायर में, ट्रैक में, डायक में, उस सब के स्विचिंग के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स सेंसर में यूज करते हैं इस यूजेटी को। यह है इसका कुछ एप्लीकेशन। तो चलिए आज इतना ही। इसमें अब और आपको एक पार्ट और बच गया है, मतलब एक ट्रांजिस्टर और बच गया है जिसको हम बोलते हैं यूनिपोलर ट्रांजिस्टर, एफईटी ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में वो कवर हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू।